नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, संस्कृत प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इस क्लास में होगी रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 दोनों के लिए। हम टॉपिक वाइज संस्कृत के एमसीक्यू देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आपके टॉपिक है प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर होता है और बाह्य होता है। उन प्रयत्न के बारे में टॉप हम एमसीक्यू देखेंगे। बेहतरीन क्लास होगी, क्लास को आपको एंड तक देखना है। रीड लेवल 1 और 2 दोनों के लिए जो आपके लैंग्वेज संस्कृत है उसके ये टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयत्न से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा है वो कहलाएगी प्रयत्न। ऑप्शन डी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? प्रयत्न के प्रकार बताना है। 2 प्रकार के माने गए हैं। ऑप्शन ए आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आभ्यंतर और बाह्य ये किसके भेद माने जाते हैं? एक तो आभ्यंतर है, एक बाह्य है। ये दोनों भेद माने जाते हैं प्रयत्नों के। ऑप्शन डी आएगा। चौथा क्वेश्चन है, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। मुख के भीतर, इस शब्द पर गौर करना है, वो चेष्टा कहलाएगी आभ्यंतर। यानी अंदर मुख के भीतर जो प्रयत्न होता है वो आभ्यंतर होता है। तो ऑप्शन इसका बी आएगा। 5वां क्वेश्चन, आभ्यंतर पद का अर्थ क्या है ये बताना है। आभ्यंतर का अर्थ होगा, ऑप्शन सी में है, ये दोनों अंदर या भीतर। 6वां क्वेश्चन है, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के भेद है वो है 5। ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से आभ्यंतर प्रयत्न का भेद कौन सा नहीं है? 7 का ऑप्शन डी आएगा। नाद है वो आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद है स्पष्ट है, ईषत् स्पष्ट है, संवर्त है, विवर्त है, ईषत् विवर्त है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से आभ्यंतर प्रयत्न इनमें से कौन सा है? 8 का ऑप्शन डी आएगा। ये सभी आभ्यंतर प्रयत्न है, विवर्त है, संवर्त है और स्पष्ट है। 9वां क्वेश्चन, 9वां सवाल आएगा, का से माँ तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? यानी जो स्पर्श व्यंजन है क से लगा करके माँ तक, उनके वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे? ऑप्शन ए स्पष्ट है। यह स्पष्ट नाम है, नाम के अनुरूप ही स्पष्ट में आने वाला है। तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, ईषत् स्पष्ट में ईषत् का अर्थ क्या है? ईषत् स्पष्ट है, उसमें ईषत् का अर्थ बताना है, वो होगा ऑप्शन सी, यानी थोड़ा। अंतस्थ ये वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है, ऑप्शन बी ईषत् स्पष्ट। यानी ईषत् स्पष्टम अंतस्थानाम, ये जो सूत्र है इस सूत्र को आपको याद करना है। ईषत् स्पष्टम अंतस्थानाम, यानी थोड़ा सा स्पष्ट होता है ये वर्ण का अंतस्थ जो वर्ण है। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है? स्वरों का जो स्वर है, 9 स्वर है संस्कृत में, उनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है ऑप्शन बी विवर्त होगा। स्वर विवर्त, विवर्तम स्वर्णाम, विवर्तम स्वर्णाम, इस सूत्र को याद करना है। 13वां क्वेश्चन, तो ये विवर्त है, स्वर विवर्त है, तो इस विवर्त का अर्थ क्या है ये क्वेश्चन है। विवर्त का अर्थ होगा खुला हुआ, यानी स्वर खुले हुए स्वतंत्र है, उस रूप को आपको, यह स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं तो ये खुले हुए रूप है, तो विवर्त। 14वां क्वेश्चन है, उष्मा यानी स स स ह वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? उष्मा वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो होगा ईषत् विवर्त। ईषत् विवर्तम उष्मणाम, इस सूत्र को ध्यान रखना है। ईषत् विवर्तम उष्मणाम। और जो आपको अंतस्थ वर्णों का ऊपर सवाल आया, अंतस्थ जो ये वर्ण है उनका क्या है मित्रों? वापस आपको रिवाइज करना है। उसका क्या होगा? उसका होगा ईषत् स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट अंतस्थानाम और ईषत् विवर्तनम उष्मणाम। ये सूत्र दोनों याद रखने हैं।
15वां क्वेश्चन है ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें आएगा ऑप्शन बी संवर्तम। यानी जो ह्रस्व अवर्ण है उसका प्रयोग संवर्तम में भी होता है, ऑप्शन बी आएगा संवर्त होगा। यानी स्वर है, सारे स्वर है वो विवर्त है, लेकिन जो ह्रस्व यानी जो अ है वो स्वर के साथ साथ संवर्त भी है। प्रयोग दशा में संवर्त प्रयत्न, यानी ये प्रयोग दशा होगी संवर्तम प्रयोग दशा में। प्रक्रिया दशा में है वो तो है ये जो स्वर है अ विवर्त में है, लेकिन प्रयोग दशा में संवर्त प्रयत्न है। 16 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए ह्रस्व अ है, प्रयोग दशा में संवर्त भी माना जाएगा। यानी जो अ स्वर है वो संवर्त भी है और विवर्त भी है। संवर्त कब है? प्रयोग दशा में, जब इसका प्रयोग करते हैं तब। तो ऑप्शन ए इसका आएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, 17वां सवाल है उच्चारण अवस्था यानी प्रयोग अवस्था में ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। उच्चारण अवस्था में 17 का ऑप्शन बी आएगा संवर्त होता है। यानी ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे संवर्तम, इस सूत्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 आभ्यंतर प्रयत्नों का समूह कौन सा है, पहचान करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 है वो कौन कौन से हैं, 18 का क्या होगा सही, जरूर मिलान करें। ऑप्शन बी आएगा स्पष्ट है, ईसत स्पष्ट है, विवर्त है, ईसत विवर्त है और संवर्त है। संवर्त में केवल और केवल प्रयोग दशा में अ आता है, ह्रस्व अ होता है वो आएगा। ह्रस्व को मूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है ईसत स्पष्ट वर्ण कौन है। ईसत स्पष्ट वर्ण कौन है, इनमें से सवाल ऊपर आ चुका है। ये वरला ईसत स्पष्टम अंतस्थानाम, उस सूत्र के माध्यम से क्रम भी इन अंतस्थ वर्णों का ध्यान रखना है। ये वरला हिंदी में अलग है, संस्कृत में सही क्रम है ये वरला, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। भट्टोजी दीक्षित ने आभ्यंतर प्रयत्न कितने बताए हैं, 4 बताए हैं, वैसे है कितने 5। 21वां क्वेश्चन है मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं और उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है वो होगी मित्रों बाह्य प्रयत्न वाली। बाह्य प्रयत्न के भेद कितने हैं, ये सवाल है। ऑप्शन सी बाह्य प्रयत्न के भेद 11 है। बाह्य प्रयत्न के भेद 11, आभ्यंतर के 5। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था, इस सूत्र के माध्यम से बाह्य प्रयत्न एकादश होते हैं। 23वां क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्नों का समूह कौन कौन सा है। बाह्य प्रयत्नों का समूह इनमें से ये सभी है वो बाह्य प्रयत्नों का समूह है। विवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, इस प्रकार के ये एकादश है वो है बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, 24वां सवाल है हस स्वारा नादा घोषा। हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। 24 का सही होगा ऑप्शन ए हस स्वार नाद घोष, स्वार नाद घोष, स्वार नाद घोष हस। 25वां क्वेश्चन खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। मित्रों प्रत्याहार हम पहले टॉपिक वाइज देख चुके हैं। क्वेश्चन प्रत्याहार कितने हैं 42 है, उसमें जो ये खर प्रत्याहार है इसका बाह्य प्रयत्न बताना है। ऑप्शन डी विवार, श्वास, अघोष। 26वां क्वेश्चन महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, बेहतरीन क्वेश्चन। महाप्राण वर्ण कितने हैं, टोटल 14 है। और अल्प प्राण कितने हैं, महाप्राण तो 14 है, अल्प प्राण कितने हैं, अल्प प्राण है वो 19 है। 28वां क्वेश्चन है वर्गों का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण ध्वनियाँ हैं। वर्गों का प्रथम, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण और जो यण ध्वनियाँ हैं ये कौन सी है,
ये ऑप्शन ए अल्प प्राण ध्वनि है। वर्गों का फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर 5 और 7 में यण ध्वनियाँ, इनका होगा अल्प प्राण। वर्गों का प्रथम यानी जैसे क हो गया, और फिर तीसरा ग हो गया, फिर पंचम ट हो गया, ये और यण जो ध्वनियाँ हैं वो यण कौन सा, प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, ये वरल, इनका है वो है अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ये वर्ण वो क्या है, यण, ये वरल जो अंतस्थ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अंतस्थ वर्ण, यानी कि क, ग, ड़ और अंतस्थ वर्ण, यानी ये प्रथम वर्ग का है। इसी प्रकार सारा क वर्ग है, फिर च वर्ग है, यानी कु चू टू तू पू, जो ये वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका प्रथम, तीसरा और 5वां और अंतस्थ वर्ण ये वरल, ये सारे अल्प प्राण ध्वनियाँ, यानी इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती बोलने में, बिल्कुल ही कम वायु बाहर निकलती है। ये बाह्य प्रयत्न है तो कम वायु बाहर निकलती है इनको बोलते समय, तो इसलिए ये अल्प प्राण ध्वनि। तो ऑप्शन ए होगा 28 का। जो ये सूत्र है, वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमा यणच अल्प प्राण। 29 क्वेश्चन है, वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ और छल ध्वनियाँ ये क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी तो ऑप्शन बी ये महाप्राण है, यानी इनको बोलते समय ज़्यादा वायु बाहर निकलती है, आपको ज़्यादा वायु बाहर निकालनी पड़ती है। वर्गों का द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और सल, स, स, ह, ये यानी ये 4, और दूसरा जैसे क, ख हो गया, और चौथा घ हो गया। ये इसी प्रकार कुछ टू जो भी स्पर्श वर्ण है, जो 5 वर्ग हैं, उनके सारों का, यानी आपको एक याद बात रखनी है, यानी जो सम संख्या आती है ना, सम 2, 4 वो महाप्राण है, बाकी विषम आती है, प्रथम जैसे 1 विषम है, फिर 3 विषम है, और फिर 5 विषम है, और उसके साथ अंतस्थ जोड़ देना, और इसके साथ छल जोड़ देना। छल को क्या कहा जाता है, उष्म वर्ण भी कहा जाता है, तो उष्म व्यंजन भी महाप्राण आएंगे। वर्गानाम द्वितीय, चतुर्थ, सलच्छ महाप्राण, इनको बोलते समय ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग हो वह कौन सी ध्वनि है, यानी ज़्यादा प्रयोग नहीं है वो अल्प प्राण है, कम वायु का प्रयोग होता है। 31वां क्वेश्चन, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो तो वो वर्ण कौन से कहलाते हैं, वो वर्ण कहलाएंगे महाप्राण। नाम के अनुरूप ही आप पहचान जाओगे। 32वां क्वेश्चन है, थ का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अब बताओ भाई। थ का बाह्य प्रयत्न, अल्प प्राण महाप्राण हम पढ़ चुके हैं, बाकी चलो आपको ध्यान नहीं होगा। त, थ द्वितीय, तो उस हिसाब से आप पहचान गए होंगे। अभी अभी हमने देखा है 32 का सही होगा ऑप्शन बी, यानी महाप्राण है द्वितीय, और चतुर्थ जो सम वर्ण है वो महाप्राण है। विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33वां सवाल है, ध का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। ध है, इस ध का बाह्य प्रयत्न बताना है। ध का बाह्य प्रयत्न होगा ऑप्शन डी, संवार, नाद, घोष, महाप्राण। संवार, नाद, घोष, महाप्राण, यानी ध को बोलते समय ध्वनि ज़्यादा आ रही है, नाद घोष हो रहा है, तो उस प्रकार आप पहचान जाओगे। 34वां क्वेश्चन है, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें उदर भाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा होगी, यानी उदर यानी ऊपर वाला भाग है। स्वरों के भी 3 प्रकार है, उदात, अनुदात, स्वरित, उच्चैरुदात। 34वां क्वेश्चन है, 34 का सही होगा ऑप्शन ए उदात। उदर भाग से बोले जाने वाले स्वरों की संज्ञा उदात मानी जाएगी, यानी जीवा, मुख के भीतर कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान उनमें उदर भाग से वो है उदात, उच्चैरुदात। 35वां क्वेश्चन है, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से जो उच्चरित स्वर यानी अच है उसकी क्या संज्ञा होती है। निम्न भाग से
या निचले भाग से जब टच होती है तो वो कहलाएगी अनुदात। उदात ऊपर भाग में, अनुदात नीचे भाग में, नीचे अनुदात। इस सूत्र के माध्यम को ध्यान रखना है। 36वां क्वेश्चन है, जहां उदात और अनुदात दोनों का समाहार होता है उस अक्ष की क्या संज्ञा होगी? उसकी होगी ऑप्शन सी स्वरित, समाहार स्वरित। इस सूत्र को ध्यान रखना है। 37वां क्वेश्चन है, यानी जो ये छल वर्ण है स इनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? 37 का सही आएगा ऑप्शन बी, इनका बाह्य प्रयत्न होगा विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण। आप टॉपिक पढ़ चुके होंगे, हम एमसीक्यू देख रहे हैं, तो मित्रों आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप आराम से ये सवाल कर लोगे। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप थोड़े से आपको यहाँ से हिंट मिल जाते हैं, थोड़े बहुत तो भी आप पहचान जाओगे। द का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? द का बाह्य प्रयत्न होगा 38 का सही ऑप्शन ए, स्वार, नाद, घोष, अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, छ का बाह्य प्रयत्न नहीं है। छ का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है इनमें से? 39 का सही ऑप्शन डी होगा, नाद है वो बाह्य प्रयत्न नहीं है। 40वां क्वेश्चन है, ज का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है? ज का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है? ऑप्शन इसका सी आएगा, श्वास। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न में गणना नहीं होती, किसकी नहीं होती है? सही होगा ऑप्शन डी, सावर्त की नहीं होगी। 42वां क्वेश्चन, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? 42 का सही होगा ऑप्शन ए, संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण होगा। अब यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन 2 सवाल है, आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन ए 5 है और बाह्य है वो 11 है। 44वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है, किनका है? ईसत स्पृष्ट अंतस्थ व्यंजनों का। ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये मित्रों हमने देखा संपूर्ण आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 प्रयत्न टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यू। बहुत अच्छे से एमसीक्यू देखेंगे। नेक्स्ट अपना 6ठा प्रैक्टिस सेट होगा संस्कृत के टॉपिक वाइज, जिसमें हम देखेंगे व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा है, वर्ज्य संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। इस माध्यम से आपको संधि पहचान जाओगे। बहुत बेहतरीन ये संज्ञा है जो आपको सूत्रों के माध्यम से सब कुछ आपको याद दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के रूप में। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर मित्रों बताना, कमेंट करना। इस प्रकार आप अगर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो तो हमें मित्रों मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, आपके लिए और मेहनत करेंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।